यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। भूत प्रेत पुनर्जन्म आदि तकियानुसी बातों में आज का विज्ञान तथा वैज्ञानिक युग का युवा वर्ग स्वीकार नहीं करता है। आज के इसी परिवेश में यह सत्य घटना सोचने को विवश करती है कि यदि मृत्यु के उपरांत भूत प्रेत पुनर्जन्म आदि कपोल कल्पना है तो सत्य क्या है। सनातन धर्म मतावलंबियों का मत है कि प्राणी अपने एक शरीर को त्यागने के बाद अपने कर्म गति का प्रारब्ध भोगने के लिए कर्मानुसार दूसरा शरीर धारण करता है। इस्लाम में भी कयामत में खुदा रूहों को उनकी नेकी वदी के अनुसार नया जिस्म तकसीम करेगा, ऐसी मान्यता है। यानी जीवन के बाद जीवन की मान्यता सभी धर्म संप्रदायों की मूल अवधारणा है। ऐसे में विज्ञान भी पैरा लाइफ के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वास्तव में प्रत्येक प्राणी निद्रा की स्थिति में पैरा लाइफ यानी चेतन मृत्यु अवस्था में रहता है। ऐसे में यह घटना जो इस कहानी में इसका आधार है, अनेकों प्रश्न विज्ञान धर्म समाज के समक्ष प्रस्तुत करती है। यह घटना बिहार के एक गांव की है जो विकास की संभावना से दूर भोले भाले भारतीयों का गांव है शेखरपुर। उसी गांव में लगभग 60 वर्ष पूर्व नारायण पाठक प्रकांड गांव समाज में सम्मानित और क्षेत्र में एकमात्र उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुरुचि पढ़ी लिखी तो नहीं थी मगर विद्वान के सानिध्य में पढ़ी लिखी से कम नहीं थी। पंडित नारायण पाठक का मूल व्यवसाय खेती और यजमानी था। पंडित जी को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से धन यश कीर्ति सब उनको प्राप्त था। नारायण पाठक और सुरुचि का लाडला आंखों का तारा दुलारा एकमात्र संतान था गणेश। पंडित नारायण पाठक प्रत्येक माँ बाप की तरह अपने बेटे गणेश को भी प्रतापी और पराक्रमी पुत्र बनाना चाहते थे। हर समय बेटे को धर्म शास्त्र अनुशासन नियम साहस पुरुषार्थ का नियमित पाठ पढ़ाते और योगा प्राणायाम का अभ्यास कराते। बेटा गणेश अपने पिता की हर सीख को अपना जीवन मूल्य मानकर स्वीकार कर आत्मसात करता। वे स्वयं उसका मार्गदर्शन करते। नतीजा यह हुआ कि 10 वर्ष की उम्र आते आते गणेश बहुत बुद्धिमान ओजस्वी लगने लगा। उसने मैट्रिक की परीक्षा पूरे जनपद किशनगंज में अव्वल स्थान प्राप्त किया। पंडित नारायण की खुशियों का ठिकाना न रहा। उनको अपने बेटे पर गर्व था। आगे चलकर गणेश ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आवेदन भरकर परीक्षा हेतु प्रेषित कर किया। आवेदन करने के 6 माह बाद परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आ गया। गणेश ने परीक्षा की तैयारी पूरी ईमानदारी और विश्वास से किया तथा वह पूरे भारत में प्रथम स्थान के साथ चयनित हुआ। पिता नारायण पाठक के साथ साथ पूरे गांव क्षेत्र के लोगों ने खुशियों का इजहार किया। गणेश 4 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण पर सेना के प्रशिक्षण संस्थान चला गया और 4 साल की कड़ी मेहनत और लगन के बाद वहां भी प्रथम स्थान पाकर भारतीय सेना में अधिकारी नियुक्त हुआ। लगभग 2 वर्ष के उपरांत इलाके के प्रतिष्ठित संपन्न जमींदार दीनदयाल शुक्ल ने अपनी इकलौती पुत्री कंचन का विवाह गणेश से बड़ी धूमधाम से किया। कंचन भी बहुत खुश थी कि उसने अपना सपनों का शहजादा पा लिया। कंचन विदा होकर अपने गांव दुधौल से शेखरपुर आई। पंडित जी की खुशियों में पूरा क्षेत्र सम्मिलित था। पूरा क्षेत्र पंडित नारायण पाठक का आभारी था कि उनके बेटे गणेश ने पूरे क्षेत्र की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाया और गांव क्षेत्र जिला का मान बढ़ाया। विवाह के बाद प्रथम मिलन यानी सुहागरात गणेश बड़े अरमानों को सजोए सज धज कर आई नई नवेली दुल्हन के पास गए, जहां कंचन सुहाग के सेज पर उसका इंतजार कर रही थी। गणेश अपनी नई नवेली दुल्हन के कक्ष में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाजा बंद कर अपनी इंतजार करती दुल्हन की सेज पर पहुंचा। वह अरमानों के उमंग में कंचन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए प्रथम मिलन की निशानी के तौर पर हीरे का बेशकीमती हार गले में पहनाकर बिस्तर पर बैठकर बातें करते करते कंचन को अपनी बाहों के आगोश में समेटना चाहा। तभी बड़ी भयंकर डरावनी आवाजें कमरे में गूंजने लगी, जो गणेश को तो सुनाई दे रही थी मगर कंचन निश्चिंत थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एकाएक कमरे में भयानक आवाज गूंजी, खबरदार, कंचन मेरी धरोहर है, उसे हाथ मत लगाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गणेश आधुनिक भारतीय सेना का महत्वपूर्ण अधिकारी था। उसे भूत प्रेत आदि तकियानुसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अतः उसने बिना किसी खौफ के कंचन को पुनः अपने आगोश में भरना शुरू किया। कंचन ना तो चेतन अवस्था में थी, ना ही अचेतन। पुनः कमरे में भयानक आवाजों का दौर शुरू हो गया।
गणेश ने सोचा हो सकता है बाहर कोई बात हो। उसने कमरा खोलकर बाहर का जायजा लिया। बाहर सभी लोग निश्चिंत सो रहे थे और किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था। उसे लगा कि शादी ब्याह में बाजे गाजे की आवाजें, शोर शराबा, थकान के कारण उसके कानों में भयंकर बंद गूंज रहे हैं, तो इस कारण अपने जीवन का खूबसूरत लम्हा क्यों गंवाएं। उसने पुनः दरवाजा बंद किया और कंचन से आलिंगन बंधा हो गया। इस बार दैत्याकार परछाई कमरे में आई और बड़ी वीभत्स ठहाके लगाता बोला, दुष्ट इंसान, मैंने तुझको कितनी बार आगाह किया, मगर तू है कि मानता ही नहीं। अब देख। उसके इतना कहते ही कंचन बिस्तर से हवा में उड़ती उस विकट विकराल परछाई के हाथों में चली गई और पूरे कमरे में खून की वारिस होने लगी, मानवीय अंगों की हड्डी के वारिस होने लगी। और गणेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। वह अब भी निर्भय और निर्भीक हो उस परछाई से कंचन को मुक्त कराने का प्रयास करता रहा। एकाएक उसे महसूस हुआ कि उस परछाई ने उसे कमरे से बाहर फेंक दिया, जहां वह अचेत होकर पड़ा रहा। जब सुबह हुआ और घर वाले जगे और देखा कि गणेश अचेत अवस्था में बाहर पड़ा है, तो उनकी भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। घर वालों की बड़ी मशक्कत के बाद गणेश को होश आया। होश में आने के बाद जब घर वालों ने पूछा कि बहू कहाँ है, मगर गणेश को कोई घटना याद ही नहीं थी। फिर पंडित नारायण पाठक ने पत्नी सुरुचि से कहा कि बहू का कमरा खोलवाकर बहू कंचन से ही वास्तविकता की जानकारी करो। सुरुचि ने बहू का कमरा खुलवाने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। फिर सुरुचि ने पति नारायण पाठक से कहा। उन्होंने भी दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। घर के इज्जत की बात थी, अतः गांव में यह बात किसी को पता न चले, इसकी सबको फिक्र थी। पंडित नारायण पाठक ने सबसे पहले अपने समधी पंडित दीनदयाल शुक्ल को बुलाकर इस घटना सत्यता की जानकारी देने का निश्चय किया। वे स्वयं जाकर वस्तुस्थिति से समधी पंडित दीनदयाल शुक्ला जी को अवगत कराया। शुक्ला जी को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बचपन से 25 वर्ष तक कंचन बेटी घर रही है, मगर कभी कोई घटना नहीं हुई। शुक्ला जी स्वयं समधी पंडित नारायण पाठक के साथ चल पड़े। पंडित नारायण पाठक के गांव शेखरपुर पहुंचकर जो नजारा देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। कंचन के कमरे का दरवाजा बंद था और कमरे से अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। पंडित दीनदयाल शुक्ला जी बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने समधी नारायण पाठक से परामर्श करके समस्या के निवारण के लिए दोनों समधियों ने किसी तांत्रिक से परामर्श लेने और समस्या के निवारण हेतु प्रयास करने का फैसला किया। दोनों समधी एकमत तथा साथ होकर विद्वान तंत्र विद्या के जानकार पंडित नरेश दुबे के पास गए और उनसे घर चलकर समस्या के निवारण हेतु निवेदन किया। पंडित नरेश दुबे ने कहा, जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के आते ही समस्या का अंदाजा लगा लिया है। कंचन के जीवन में जो आश्चर्यजनक घटना घट रही है, उसके विषय में वह अनजान है तथा इस घटना का संबंध कंचन के पिछले जन्म से है। जब तक कंचन अपने पिछले जन्म के वातावरण और परिस्थिति में नहीं जाती, तब तक इस समस्या का समाधान सर्वथा असंभव है। पिछले जन्म की किस परिवेश या परिस्थिति से वर्तमान की घटना का संबंध है, यह बता पाना असंभव है। अतः आप दोनों जाए और ईश्वर से कंचन बिटिया की कुशलता के लिए प्रार्थना करें, वही रास्ता दिखा सकते हैं। पंडित नारायण पाठक एवं पंडित दीनदयाल शुक्ल जी निराश होकर लौट आए। कोई विकल्प या समस्या समाधान का रास्ता निकलता न देख दोनों निराश होकर ईश्वर की अद्भुत लीला को ईश्वर के हवाले छोड़ दिया। कर भी क्या सकते थे। दोनों ने नियति का निर्धारित खेल मानकर नियति और नियमता के फैसले का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे यह बात शेखरपुर के घर घर और पूरे क्षेत्र जनपद प्रदेश में यह विषय कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया। हजारों लोग शेखरपुर आते और कंचन के बंद कमरे तक जाते और कमरे से आती अजीब सी आवाजों को सुनते, तरह तरह की चर्चा करते और चले जाते। पंडित नारायण पाठक के परिवार का जीवन नर्क बन गया। आए दिन हजारों लोगों का तांता सिर्फ कंचन के बंद कमरे तक जाती, कमरे से आती भयंकर अजीब सी आवाजों को सुनते चर्चा करते चले जाते। इस बीच गणेश भी बदहवास सा रहने लगा। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। इस बीच अजीब घटना शेखरपुर में घटने लगी।
लोगों के जानवर, गाय, भैंस, 10-12 साल के बच्चे गायब होने लगे। गांव और आसपास के इलाकों में कोहराम मच गया। निकट थाने की पुलिस के लिए नया सरदर्द बन गया, आए दिन गायब होते जानवर और बच्चों के विषय में पता करना। एक दिन में सिर्फ कोई एक जानवर या बच्चा गायब होता था। इससे ज्यादा चिंता लोगों की यह थी कि जब से जानवर बच्चों का गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ, कंचन के कमरे से ताजे खून की धार निकलती, जैसे किसी को निर्ममता पूर्वक काटा जाता हो। इस संबंध में निकटवर्ती थाने को सूचना दी गई। थाने की पुलिस गायब हो रहे जानवरों, बच्चों और कंचन के कमरे से निकल रहे खून की धार को एक साथ जोड़ते हुए कंचन का कमरा खुलवाने, दरवाजा तोड़वाने के सभी वैज्ञानिक आधुनिक उपकरण से प्रयास किया, मगर सफल नहीं हुए। उल्टे जो भी व्यक्ति दरवाजे को खोलने की प्रक्रिया में सम्मिलित होता, उसके पूरे बदन पर घाव बन जाते, जिनसे खून का रिसाव होता और उनके शरीर से सड़े मांस की बदबू आने लगती। अब पुलिस भी कंचन के कमरे तक जाने में हिचकिचाने क्या लगी। उसने गांव वालों को भी हिदायत दे दी कि वे भी कदाचित भूलकर कंचन के कमरे तक न जाए। पंडित नारायण पाठक के परिवार वालों को पुलिस के इस फरमान से काफी राहत हुई। अब पंडित जी के घर तमाशबीनों का जाना बंद हो गया, लेकिन जानवरों, बच्चों का गायब होना और कंचन के कमरे से खून का आना नियमित की घटना थी। जिला प्रशासन काफी गंभीरता बरत रही थी, लेकिन बेबस लाचार किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। धीरे धीरे कंचन का कमरा बंद हुए 15 दिन हो चुके थे। 16वें दिन अचानक चमत्कार की तरह कंचन के कमरे का दरवाजा खुला। पंडित नारायण पाठक और पत्नी सुरुचि और गणेश एक साथ कमरे में दाखिल हुए। देखा कंचन वैसी ही सुहाग सेज पर बैठी थी जैसे वह सज-धज कर 15 दिन पहले गई थी। जैसे ही उसने अपने कमरे में ससुर, सास और पति गणेश को देखा, झट पलंग से उठकर सबका पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सासू माँ की तरफ मुखातिब हो बोली, अम्मा जी, देखिए ना, मैं कितने दिन से इनका पति की और इशारा करते हुए कहा इंतजार कर रही हूँ, ये आए ही नहीं। सास ससुर भौचक्का का रह गए। समझ में नहीं आ रहा था माजरा क्या है। गणेश को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या और क्यों बेवजह विचित्र अद्भुत घटनाएं उसके जीवन का हिस्सा बन रही है। उसका इस जन्म और पूर्व जन्म का पाप क्या है। वह नास्तिक तो नहीं था, मगर किसी भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है, तो ईश्वर का स्वरूप किसी स्वरूप में विनाशकारी और विभत्स कैसे हो सकती है। मगर सच्चाई का सामना वह स्वयं कर रहा था, जिससे आत्मा परमात्मा के जीवन दर्शन से उसका विश्वास डगमगाने लगा। देखने से नहीं लग रहा था कि कंचन के कमरे में कोई असामान्य घटना घटी हो। उसका कमरा ठीक जैसा था वैसा ही आज भी लग रहा था। पंडित नारायण पाठक, सुरुचि, गणेश आश्चर्य और असमंजस से खिन्न और परेशान थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्या करे क्या न करे। बहू बार बार गणेश से एक ही बात कह रही थी कि मैं आपका इंतजार करती रही, आप आए क्यों नहीं, मुझमें क्या कमी है। गणेश, सुरुचि ने बहू कंचन की हर तरह से मेडिकल चेकअप कराने का निश्चय किया। दानापुर मिलिट्री हॉस्पिटल और पटना मेडिकल कॉलेज में हर स्तर पर गहन मेडिकल जांच कराई गई। उसकी जांच रिपोर्ट पर डॉक्टर्स का एक पैनल गठित किया गया, जिसने सभी संदेह का निवारण करते निर्णय दिया कि कंचन को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, न तो मानसिक न ही शारीरिक। इससे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। कंचन बिल्कुल सामान्य व्यवहार और रहन सहन में थी। उसे याद भी नहीं था कि उसके आने के बाद 15 दिनों तक क्या हंगामा बरपा। धीरे धीरे 15 दिन की अवधि बीत गई। सबने पूर्व की घटना को एक बुरा सपना और हादसा मानकर भुलाना ही उचित समझा। सभी लोग कंचन से सामान्य व्यवहार ही कर रहे थे, जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे कंचन के मासिक धर्म की तिथि आ गई और जिस दिन वह रजस्वला हुई उसी दिन से उसका कमरा पूर्व की भांति बंद हो गया और पहले की भांति ही कंचन के कमरे से डरावनी आवाजें, ताजे खून की बहती धार, गांव और पूरे क्षेत्र से जानवरों तथा इंसानों का गायब होने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो गया। पुलिस कंचन के कमरे से खून की धार का नियमित आना और लोगों जानवरों का निरंतर गायब होने की कड़ी को साथ अवश्य जोड़ रही थी, मगर किसी सबूत के अभाव में बेबस लाचार थी। कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो
तो कमेंट कर या लाइक कर हमें जरूर बताएं, ताकि इस कहानी का दूसरा भाग भी हम जल्द पोस्ट कर सकें। धन्यवाद।